नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। हम आ गए 12.6। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं बच्चों, और उसमें आप ये आर्टिकल 12.6 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लास्ट टर्न पे हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी वो कंप्लीट किया था। सो लेट्स डिस्कस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक होती है बच्चों हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको इनमें सब में अंतर क्लियरली पता होना चाहिए। सो लेट्स सी। सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू हीट आपने दी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस, चेंजेस इट्स टेम्परेचर। अब ये जो हीट दी है उसकी वजह से क्या होगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, बढ़कर डेल्टा टी से बढ़कर टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो हम हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो चैप्टर 11 में हम पढ़ चुके हैं। तो सिंबल कैपिटल एस से इसको हमने दिखाया, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। वी एक्सपेक्ट डेल्टा क्यू एंड देयरफॉर हीट कैपेसिटी एस टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी ये डेल्टा क्यू, जितना बड़ा सब्सटेंस, जितना ज्यादा मास उसका होगा, उतनी उसकी हीट लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। या यूनिट राइज इन टेम्परेचर के लिए, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर उसका मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा हीट लगेगी। तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है उसके मास के, और डेल्टा क्यू मास के साथ बढ़ रहा है तो एस भी मास के साथ बढ़ रहा है। तो हीट कैपेसिटी सीधे सीधे मास ऑफ द सब्सटेंस का फंक्शन हो गई। फर्दर इट कुड आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट इज, यानी आप कौन सी टेम्परेचर रेंज में उसको गर्म करना चाह रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट मे बी नीडेड फॉर ए यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब मान लीजिए हम बात करें 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट जो लगेगी वो डिफरेंट होगी। आप अगर 100 डिग्री से 110 डिग्री इस रेंज के बीच 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस केस में बच्चों ये जो हीट चाहिए वो अलग होगी। इस तरह से ये टेम्परेचर रेंज पर भी डिपेंड करेगा, यानी हीट कैपेसिटी जो है ना केवल मास पर, टेम्परेचर रेंज पर भी डिपेंड करेगा। यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों। टू डिफाइन ए कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट, अगर हम अमाउंट जो मास ऑफ द सब्सटेंस आ रहा था उससे इस क्वांटिटी को फ्री कर दें, वी डिवाइड एस बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हमने उसके लिए फ्री करने के लिए क्या किया, मास एम से उसको डिवाइड किया, और जैसे ही मास एम से डिवाइड करते हैं एक वर्ड यहाँ जुड़ जाता है और वो वर्ड है स्पेसिफिक, यानी अब इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक वर्ड जो है आप दिमाग में बैठा लें इस बात को। स्पेसिफिक का मतलब इन जनरल नीचे मास आ जाता है। जैसे स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं कहूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो यानी क्यू बाय एम। तो ये बराबर बराबर के जबरदस्ती छप गए हैं, इनको आप भूल जाएं। 1/m टाइम्स डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ये है। एस इज नोन एज, स्मॉल एस की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब ये किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी, एंड इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, यानी वही टेम्परेचर रेंज। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, यहाँ से देखें तो इसको क्यू को जूल में नापा, इसको मास को किलोग्राम में, और डेल्टा टी को केल्विन में, तो जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसकी यूनिट हुई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं, एक टेबल भी है हमारे पास जिसमें स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हम करने वाले हैं। तो मोल कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में सीखा हुआ है बच्चों, मोल कंसेप्ट में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को पर्टिकुलर हम सिंबल सी से दिखाते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स म्यू इंस्टेड ऑफ मास एम इन किलोग्राम, ठीक है। तो मास नापने के बजाय, अमाउंट ऑफ मास में नापने के बजाय हमने मोल्स में अगर उसको नापा, एक मोल में जो है एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10^23 के बराबर एटम्स या आयंस ये सब होते हैं। सो वी कैन डिफाइन हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस C equal to S upon mu,
यानी 1/म्यू टाइम्स डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बच्चों डेल्टा मिसिंग है यहाँ पर, और यहाँ इक्वल टू का साइन मिसिंग है। अब ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक की तरह हो सकता है, आपकी किताब में छपे हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं छपे हो तो फिल इन द ब्लैंक की तरह आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। सी इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ये शायद प्रॉब्लम जो है वो इसके सॉफ्ट वर्जन में ही है, हार्ड कॉपी तो सही है। सी इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, लाइक एस, है ना। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जैसे एस डिपेंड नहीं कर रही थी, कैपिटल सी भी इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, म्यू से हमने डिवाइड कर दिया। सी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, अंडरलाइन कर लेंगे नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर, इट्स टेम्परेचर यानी किस रेंज में है, एंड द कंडीशंस अंडर विच हीट इज सप्लाइड। अब ये एक नया फैक्टर आ गया, कंडीशंस अंडर विच हीट इज सप्लाइड। अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहां तो वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होता है, पर गैस की बात करें तो वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज होता है। सॉलिड की बात करें प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं होता है, पर ये गैस की बात करें तो प्रेशर में चेंज होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी हम समझेंगे। इट्स टेम्परेचर एंड कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड। तो हीट कौन सी कंडीशन में सप्लाई की जा रही है, हीट अलग अलग तरह से दी जा सकती है, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम में, वॉल्यूम पर। द यूनिट ऑफ सी यानी मोलर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट से हम पहचानते हैं कई बार इसको, जूल पर मोल पर, जूल पर केजी पर केल्विन होता तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मोल आ गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। As we shall see later, in connection with specific heat capacity of gases, उनकी जब बात करेंगे, additional conditions may be needed to define C और S, ना extra और भी condition लगानी पड़ेगी। The idea in defining C is that simple predictions can be made in regard to molar specific heat capacity. Table 12.1 lists measured specific and molar heat capacities of solids at atmospheric pressure and ordinary room temperature. We will see in chapter 13 that predictions of specific heats of gases generally agree with experiment. ठीक है, कैसे तो समझते हैं। Specific heat of gases generally agree with experiment. Experimental value और practical value match होती हैं। We can use the same law of equipartition of energy that we use there to predict molar specific heat capacities of solids. तो बच्चों ये अभी हम चैप्टर नंबर 12 में हैं, चैप्टर नंबर 13 केटीजी जो आएगा उसमें हम ये सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ेंगे, और उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर पहले से कर रहे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज जो है सॉलिड्स के लिए प्रेडिक्ट करने। कंसिडर ए सॉलिड ऑफ कैपिटल एन एटम्स, उसमें है ईच वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजिशन, वो अपनी मीन पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी, तो उसकी जो एवरेज एनर्जी उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उसकी वजह से ट्वाइस ऑफ हाफ के बी इंटू टी, ये एक डायरेक्शन की एनर्जी होती है। के बी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों। अभी अगर आपको नहीं पता है तो मान लीजिए इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो 2 इंटू हाफ 1 हो गया, तो के बी इंटू टी बचा। अब 3 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे तो एक डायरेक्शन के साथ 2 डिग्री जुड़ रही है, तो 3 डायमेंशन के साथ फिर एवरेज एनर्जी इज 3 टाइम्स हो गई इसकी, 3 टाइम्स के बी इंटू टी। फॉर ए मोल ऑफ ए सॉलिड द टोटल एनर्जी इज, सॉलिड का एक मोल अगर हम ले रहे हैं तो टोटल एनर्जी 3 टाइम्स के बी इंटू टी इंटू एन ए, है ना। एक मॉलिक्यूल, एक एटम की देखी पहले हमने, एक एटम के बाद एन ए यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम की यानी एक मोल की एनर्जी देखी। अब ये के बी और एन ए का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो आर के बराबर होता है, बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो के बी इंटू एन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया आर। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये एनर्जी या हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ हमने लगाया डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टाइम्स डेल्टा वी। ये इक्वलेंट हो जाता है डेल्टा यू के, आपको समझना है ये इक्वलेंट का सिंबल इक्वलेंट क्यों ऐसा हो गया। सिंस फॉर ए सॉलिड डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम में उसके चेंज नहीं के बराबर है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं के बराबर, तो ये क्वांटिटी जीरो होने से डेल्टा क्यू सीधे सीधे जो भी हीट दे रहे हैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। देयरफॉर सी जो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के बराबर हो गया, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है, और वो हमें मिल रहा है 3r। कैसे, टी से डिवाइड हो गया इसलिए ये 3r टी था। यू की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो
u की वैल्यू 3RT है, डेल्टा u की वैल्यू रखेंगे तो 3R डेल्टा t, क्योंकि 3 और r तो कांस्टेंट है, तो वो आएगी 3R इंटू डेल्टा टी। अब 3R इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, इसलिए बचा 3R। टेबल दी हुई है, स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ सम सॉलिड्स, सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर भी मेंशन हमने यहाँ पे किया है, किस प्रेशर पर ये है, एल्यूमिनियम के लिए, कार्बन के लिए। तो ये देख रहे हैं हम, बाकी तो लगभग सेम है, 24, 26, 25। कार्बन जो है टिपिकल यहाँ पे देख रहा है अलग है, कार्बन के लिए काफी कम है, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम देख रहे हैं ये काफी ज्यादा है, और मोलर स्पेसिफिक हीट काफी कम है। काफी ज्यादा इन द सेंस एल्यूमिनियम से तो कम है, तो यहाँ तो नहीं, पर यहाँ थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। As table 12.1 shows, the experimentally measured values which generally agrees with, जो generally agrees है ना, specifically not agree, may not agree, generally agree। पेज नंबर 304 पे हम आ गए। Predicted value 3R के बराबर है लगभग at ordinary temperatures। कार्बन यहाँ पर एक्सेप्शन, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 3R के बराबर। द एग्रीमेंट इज नोन टू ब्रेक डाउन एट लो टेम्परेचर्स। टेम्परेचर अगर कम कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। बच्चों ये और क्लियरली समझ में आएगा चैप्टर नंबर 13 में। अभी इसको आप एक बार पढ़ें, फिर 2 दिन के बाद दोबारा आप पढ़ सकते हैं इसको, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। अब हम स्पेसिफिकली वाटर के बारे में, यानी विशेषतः पानी के बारे में बात करें, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, एनामोलस बिहेवियर। द ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज कैलोरी, कैलोरी में नापा करते थे, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। 1 calorie was earlier defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade। ये एक जनरल डेफिनेशन है, अर्लियर है ना, पहले ऐसे डिफाइन किया करते थे, अभी ये डेफिनेशन ऑब्सोलीट हो गई। जब हमने देखा कि टेम्परेचर रेंज अगर डिफरेंट है, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करने के लिए, वो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर रेंज में। With more precise measurements, it was found that the specific heat of water varies slightly with temperature। और इसको हम graphically दिखा सकते हैं बच्चों। Figure 12.5 shows this variation in the temperature range 0 to 100 degree centigrade। ये आप देख रहे हैं, शुरू की रेंज में ये कम होती जा रही है, अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये मिनिमम है, और फिर बढ़ते जा रही है। तो अगर मैं इस रेंज में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करता हूँ, तो अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंट चाहिए, इस रेंज में करता हूँ तो डिफरेंट चाहिए, यहाँ करता हूँ अलग चाहिए, यहाँ करता हूँ अलग, यहाँ अलग। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमने देखा। फॉर ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कैलोरी इट वाज देयरफॉर नेसेसरी टू स्पेसिफाई द यूनिट टेम्परेचर इंटरवल। ये आपको समझना है। तो वो जो यूनिट टेम्परेचर से राइज करना है, टेम्परेचर यूनिट अमाउंट से किस रेंज में राइज करना है, वो मैटर करेगा। 1 calorie is defined to be amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade। तो ये टेम्परेचर रेंज आपको याद रखनी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कंपटीशन में भी काम आएगा। 14.5 डिग्री से 15.5। Since heat is just a form of energy, it is preferable to use the unit joule। कैपिटल जे से दिखाएंगे ऐसा यूनिट में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर मैं जूल में एक्सप्रेस करता हूं तो 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यूनिट जानी पहचानी आपको लगनी चाहिए। ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर में जाएंगे तो पर मोल आता है, दैट इज 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो किलोग्राम की जगह ग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया। द सो कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट defined as the amount of work needed to produce 1 calorie of heat is in fact just a conversion factor। तो वो जो कैपिटल जे लगता था W इक्वल टू जे एच, फॉर्मूला छोटी क्लास में शायद आपने पढ़ा हो। सो इट इज सिंपली ए कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी टू जूल। Since in SI units we use the unit joule for heat, work or any other form of energy, the term mechanical equivalent is now superfluous and need not be used। तो ऑब्सोलीट सा हो गया, उसका इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया। As already remarked,
The specific heat capacity depends on the process or the conditions under which heat capacity transfer take place. ये जो हीट हम दे रहे हैं ये किन कंडीशंस में दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगी. फॉर गैसेस की बात करें स्पेशली, फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट्स. गैसेस के लिए हम दो स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर सकते हैं. कौन सी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इन जनरल हम क्या करते हैं, वो जो कैपेसिटी वर्ड है उसको तो उड़ा देते हैं. जनरल इसको टर्म हम स्पेसिफिक हीट बोलना शुरू कर देते हैं. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन. तो प्रोसेस पर डिपेंड करेगा हीट कैसे सप्लाई कर की जा रही है. हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर सप्लाई की जा रही है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया. कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम. एज एन आइडियल गैस वी हैव ए सिंपल रिलेशन. आइडियल गैस के लिए एक ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो इसका प्रूफ पहले आया करता था, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है. Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, where Cp and Cv are molar specific heat capacities of an ideal gas at constant pressure and volume respectively. ये हम अगले चैप्टर में डिराइव करेंगे मेयर रिलेशन. And R is the universal gas constant. To prove the relation we begin with equation 12.3. ओके, यहाँ पे प्रूव किया है क्या देखते हैं. अगले चैप्टर में केटीजी में इसका प्रूफ है. दो तीन तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं. इक्वेशन 12.3, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमने लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी से, डेल्टा क्यू. जो हीट दी है वो एक तो वर्क करेगी प्लस बाकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी. एक मोल के लिए बात कर रहे हैं. डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये को टर्म जीरो हो गई. सो जो हीट जा रही है उसको हम किसके बराबर लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय टी सबस्क्रिप्ट वी, है ना, यहाँ सीवी से दिखाया उसको. तो डेल्टा क्यू बाय नीचे क्या आएगा? टी सबस्क्रिप्ट वी. और क्यू क्योंकि इसके बराबर डेल्टा डेल्टा सब में लगा लें, तो डेल्टा यू बाय टीवी, या फिर आपके बुक में सही छपा होगा. तो ये फिल इन द ब्लैंक की तरह एक्सरसाइज है, आपको करनी है. टी के नीचे सबस्क्रिप्ट वी लिखा है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर. और यहाँ बाद में हमने हटा दिया है. क्यों हटा दिया यहाँ समझा है. सबस्क्रिप्ट वी इज ड्रॉप्ड इन द लास्ट स्टेप सिंस यू ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन. द सबस्क्रिप्ट डिनोट्स द क्वांटिटी कैप्स फिक्स्ड. बस ये बताता है कि हमने वॉल्यूम फिक्स रख के किया है प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड जो हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू इज अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. उस समय हम सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जहां जहां वी आया वहां पी आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट पी सबस्क्रिप्ट पी. द सबस्क्रिप्ट पी कैन बी ड्रॉप्ड, उसको भी हमने लास्ट स्टेप में, यहाँ पे तो नहीं दिखाया, ड्रॉप कर सकते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट टर्म सिंस यू ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टी. इंटरनल एनर्जी ना तो प्रेशर पे ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड करती, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती. नाउ फॉर ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल लेते हैं तो पीवी इक्वल टू आर टी हम लिख सकते हैं. पीवी इक्वल टू आर टी विच गिव्स, यहाँ पे आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज करनी है. तो आर टी अपॉन वी आ रहा है, तो पी जो आ रहा है. सो इक्वेशन 12.9 to 12.11 give the desired relation, equation 12.8. तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक की आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ. यू हैव टू फिल द ब्लैंक, और वैसे आपकी बुक में छपा हुआ होगा. तो अब हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट. आपको याद होगा तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी एक मोल के लिए, या एन आर टी. तो ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. तो इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.